हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लेकर के आए हैं चैप्टर फर्स्ट से इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे 21 मार्च की एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर फर्स्ट से आने वाले क्वेश्चन एक भी आपसे मिस ना हो तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मैं आपके लिए आश्वासन दिलाता हूं कि चैप्टर फर्स्ट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है ना। ऐसे कहा फर्स्ट भाग में पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है ना, उसको भी देख लेना। उसे के अंदर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है। अगर आप उन 17 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिलेंगे उन्हीं 17 क्वेश्चनों के अंदर से। ठीक है ना। और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से आप पढ़ लें। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, ये नहीं कि 1-2 मिनट देखा और चले गए। ठीक है ना। वीडियो आपकी 4K में मिलती है आपको। ठीक है ना। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आपके फोन की सेटिंग सही नहीं है तो फोन की सेटिंग को सही कर लें और 360 पिक्सल पर देखेंगे आप तो भी आपको बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा। ठीक है ना। अगर आपके पास 4G फोन है, वो 5G फोन है, 5G नेट है, तो आप 4K पर ही चलाइए या फिर फुल HD पर चलाइए। ठीक है ना। तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम खाली जगह है। लेड नाइट्रेट का जब ऊष्मीय वियोजन किया जाता है तो उसमें वियोजन में एक गैस प्राप्त होती है, नाइट्रोजन युक्त एक गैस प्राप्त होती है और उस गैस का नाम आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लेड नाइट्रेट का उसमें वियोजन किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है, PbO, और एक गैस और प्राप्त होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस प्राप्त होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इस खाली जगह में आपका आएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का? NO2। ठीक है ना। तो देखिए आपको एक बात बता देता हूं, यूट्यूब पर बहुत चैनलों पर यह बताया जाता है कि यानी साइंस का पेपर ओरिजिनल, ठीक है, 21 मार्च के लिए, तो वो पेपर आपका सत्य साबित नहीं होता है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ऐसी फेक न्यूजों में आप नहीं पढ़ना, आप समय बर्बाद नहीं करना। आपको वो कंटेंट पढ़ना है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है ना। आप ऑफलाइन भी तैयारी कीजिए और टाइम निकाल करके ऑनलाइन भी तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कोयले का दहन करने पर खाली जगह गैस का निर्माण होता है। जब कोयले का दहन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कोयले का दहन यानी ये अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने, जब कोयले का दहन करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और वैसे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है ना। कोयले के दहन से कौन सी गैस प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। तो देखिए यहां पर मैं और भी क्वेश्चन आपके क्लियर करा देता हूं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। ठीक है ना। जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, चूना पत्थर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइम स्टोन। ठीक है ना। तो CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है ना। खड़िया, ठीक है ना, खड़िया का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, खड़िया का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। और चौक, ठीक है ना, वैसे खड़िया को ही हम इंग्लिश में चौक बोलते हैं। तो चौक आ जाए या फिर खड़िया आ जाए
तो आप ध्यान रखें इन सब का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है ना। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, इन सब का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कि चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन से गैस प्राप्त होती है। अगर CaCO3 का ऊष्मीय वियोजन किया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो देखिए यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्राप्त होगी। कौन सी गैस प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, CO2। ध्यान रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना खाली जगह का उदाहरण है, ठीक है। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना, लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण है। तो इस खाली जगह में आएगा संक्षारण, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियां जो होती हैं वो यानी विघटित होकर उनका कंपोस्ट बनता है, ठीक है ना। कचरा पात्र में डाल देते हैं या फिर किसी जमीन में गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाता है, तो वहां पर उनका क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है, ठीक है ना। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना खाली जगह अभिक्रिया है। तो ये साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, श्वसन, ठीक है ना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन, ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इनमें से ऊष्मा निकलती है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इस खाली जगह में आएगा 5वें में ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, FeSO4, ठीक है ना। ये है आपका फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट टूटेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? यानी फेरस सल्फेट अब घटित होगा, इसका वियोजन होगा। तो इस अभिक्रिया को आप माइंड में सेट रखना। यहाँ पर जो भी पदार्थ है, जो भी यौगिक बनता है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Fe2O3। तो इस खाली जगह में आएगा Fe2O3। आगे समझ में, ये ध्यान रखना अभिक्रिया बहुत अच्छी है। आपको Fe2O3 भी दे सकता है, यहाँ पर खाली जगह दे सकता है, यहाँ पर इसका भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक को पूछ सकता है बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है ना। तो अभिक्रिया डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए कि जब FeSO4 का विघटन किया जाता है या घटित होता है तो Fe2O3 बनता है और SO2 बनता है और SO3 बनता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। रिक्त स्थान तो आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ गमन करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और जैसे ही आप 21 मार्च को एग्जाम देकर के आएंगे तो सबसे पहले आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। पूरे पेपर की आंसर की मिलेगी आपको इस चैनल पर, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैथ का एग्जाम है, तो मैथ की आपकी जबरदस्त तैयारी होने वाली है इस चैनल पर, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कर देना। इतना फर्ज तो आपका बनता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? कि हम ये उम्मीद लेकर के कर रहे हैं कि यानी बच्चे वीडियो को देखेंगे तो यानी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, परंतु आप ऐसा नहीं करते हो। क्यों? जब आप दूसरे की भावना को नहीं समझते तो ऊपर वाला फिर कैसे समझेगा आपकी भावनाओं को। इसलिए वीडियो में बने रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है अगर वो क्लास 8 का या फिर 9th का है तो उनके लिए एक खुशखबरी है। आप भी 9th 8th वालों को बता देना कि इस चैनल पर बहुत ही जल्दी एक डिजिटल बोर्ड आने वाला है। पूरा सेटअप तैयार होने वाला है। अब जो आप तो यानी पढ़ करके निकल ही गए, आप तो निकल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल पर
आप भी 11th और 12th में गणित और विज्ञान पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है ना। आपके लिए भी ये चैनल इंपॉर्टेंट है, और आप से जो नीचे वाले छात्र हैं उनके लिए भी इस चैनल को बता देना, ठीक है ना, कि इस चैनल पर अब बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार होने वाला है, डिजिटल बोर्ड आने वाला है। तो अब यहाँ से आगे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन ये आपको शब्द समीकरण दे रखे हैं, ठीक है ना। इनमें से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप जानते हैं। तो ये दोनों परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल बन रहा है। चलिए इसका हल देखिए, रासायनिक समीकरण देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, प्लस में जल बन रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, ठीक है ना। क्लियर। अब इसको संतुलित कर लीजिए। कैल्शियम का इधर एक परमाणु, इधर भी एक परमाणु। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं इधर, और 2 ये रहे, तो 2 और 2 4। अभिकारकों की तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। उत्पादों की तरफ देखिए, 3 परमाणु ये रहे और 1 परमाणु ये रहा, तो 4 परमाणु। तो ऑक्सीजन भी क्लियर है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लियर है। कार्बन का 1 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है ना। अब नीचे वाली अभिक्रिया देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट परस्पर अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के बाद जिंक नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर बनेगा। चलिए इस रासायनिक यानी इसका रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। इनके रासायनिक सूत्र आपको याद होने चाहिए। जिंक, जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Zn होता है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3, ठीक है ना। ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, क्या है? ZnNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या है? ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस में सिल्वर, सिल्वर को हम Ag से प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण तो लिख दिया, अब इसको संतुलित करना बाकी है। चलिए संतुलित करते हैं। जिंक के कितने परमाणु? इधर एक, इधर भी एक है। Ag के कितने परमाणु है? एक, उधर भी एक है। यहाँ पर नाइट्रेट के देखिए NO3 के कितने परमाणु है? एक है, और इधर कितने हैं? 2 है। तो इस एक को 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2 का गुणा हम आगे कर देंगे। जैसे ही नाइट्रेट हमने संतुलित किया दोनों तरफ, तो इधर Ag के 2 परमाणु हो गए, इधर Ag का 1 परमाणु, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, यानी 2 का गुणा आगे कर देंगे। अब ये रासायनिक समीकरण आपका बिल्कुल संतुलित है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बोर्ड के एग्जाम में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके आना है, ठीक है ना। अब और भी देखिए ऐसे क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। शब्द समीकरण आपको दे रखे हैं और इनसे आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इधर क्या है? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। बेरियम सल्फेट बन रहा है तो बेरियम सल्फेट का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट,
तो एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। होल ट्वाइस बोलते हैं तो यहाँ पर 2 लगाते हैं, होल थ्राइस बोलते हैं तो यहाँ पर 3 लगाते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। इक्वल टू में क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है BaSO4, ठीक है। प्लस में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है ये LCl3, ठीक है ना। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। अब ऐसे को संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण तो हमने लिख दिया, अब इसको संतुलित करना है, चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेरियम के कितने परमाणु है, एक, इधर भी एक है। क्लोरीन के 2, इधर 2 है, इधर कितने हैं, 3। क्लोरीन छोड़िए। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, इधर 2, इधर कितने हैं, 1। तो इधर 2 है तो उधर आपको भी 2 करने हैं। 2 कैसे होगा, 2 का गुणा हम आगे कर देंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे ही एल्यूमिनियम हमने बराबर किया तो क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, 3 दूनी 6, 6 परमाणु हो गए। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2। तो आपको यहाँ पर भी 6 करने हैं, तो 6 कैसे होंगे, 2 का गुणा कैसे किया जाए कि 6 हो जाए, 2 तिया 6, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 3 का गुणा आप यहाँ कर देंगे। जैसे ही हमने क्लोरीन बराबर किया तो बेरियम उठा लीजिए, यहाँ से बेरियम कितने परमाणु हो गए, 3। तो इधर कितने हैं, 1 है, तो 1 को 3 बनाइए, कैसे, 3 का गुणा हम आगे कर देंगे, तो बेरियम कंप्लीट हो गया। अब सल्फेट देख लो, सल्फेट के कितने परमाणु है, 3। यहाँ पर भी सल्फेट के 3 परमाणु है। तो अब ये रासायनिक समीकरण आपका बिल्कुल संतुलित है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। चलिए इसके लिए भी रासायनिक समीकरण देते हैं संतुलित। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख लेंगे Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिख लेंगे, इक्वल टू में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिख लेंगे MgCl2 प्लस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख लेंगे, हाइड्रोजन हम H2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण तो लिख लिया, इसको संतुलित करना है। तो देखिए इधर क्लोरीन के 2 परमाणु है, इधर 1 है, और इधर हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर 1 है, तो इनको 2 कर दीजिए, 2 का गुणा हम आगे कर देंगे। अब ये रासायनिक समीकरण आपका बिल्कुल संतुलित है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, इधर इधर भी 1 है, ठीक है ना। अगला देखिए पांचवा, लेड नाइट्रेट अकेला अकेला है इधर अभिकारकों की तरफ, लेड नाइट्रेट, तो यानी इसका अपघटन होगा, ठीक है ना, उसमें वियोजन होगा, तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इसके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, चलिए देते हैं। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। बन क्या रहा है, लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है PbO। प्लस में क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NO2 होगा। प्लस में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो ऑक्सीजन को हम O2 से प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण तो हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको संतुलित करना है, चलिए करते हैं। इधर देखिए यहाँ पर पीवी का 1 परमाणु, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, इधर कितने हैं, 2 और 2 4, 4 तो ऑक्सीजन हो गए और 1 एरा 5, इधर कितने हैं 6, तो इधर भी 6 कीजिए। 6 कैसे होंगे, यहाँ पर हम आगे 2 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन 6 किया तो पीवी के इधर 2 परमाणु हो गए, इधर कितने हो गए, इधर 1 ही है, तो 1 को 2 करेंगे तो 2 का गुणा हम आगे कर देंगे, ठीक है ना। तो पीवी संतुलित हो गया। जैसे ही हमने पीवी को संतुलित किया तो देखिए नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन कितने परमाणु हो गए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर नाइट्रोजन का 1 ही है, तो नाइट्रोजन को 2 कीजिए, 2 कैसे होगा, 2 का गुणा हम आगे कर देंगे। तो नाइट्रोजन बरा नहीं, नाइट्रोजन 2 नहीं है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2, 2 का गुणा 2 से होगा, तो 2 2 ना 4, ठीक है ना। तो 4 है नाइट्रोजन के परमाणु, तो यहाँ पर हमको 4 का गुणा करना है। अब जैसे ही नाइट्रोजन हमने बराबर किया तो ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन की संख्या डगमगा गई। इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2, और इधर कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12, इधर 12 हैं, इधर कितने हैं, इधर देखिए 3 2 6, 6 दूनी 12। तो अभी ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित है, ठीक है ना। ऑक्सीजन परमाणु देख लीजिए, 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6, फिर 6 का गुणा 2 से होगा तो 6 दूना 12।
इधर भी कितने हैं, 12 ही हैं, 4 दूना 8 और 2 10 और 2 ये रहे 12, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको रासायनिक समीकरणों को बोर्ड के एग्जाम में संतुलित करके आना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीवारों पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा इसको समझिए। तो देखिए बाजारों से हम कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं, जिसको हमें बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और वैसे इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और इसका प्रचलित नाम क्या है? टंटा, खड़िया, ठीक है ना। वो ठीक है ना, टंटा बोल सकते हैं, खड़िया बोल सकते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए जब इसमें पानी मिला दिया जाता है, पानी मिलाने के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हमें भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दीवारों पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो भैया भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग। जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो बनेगा, और ये क्या होगा? ये विलयन होगा। तो इसका उपयोग किया जाता है, माइंड में सेट रखना। एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल लो, चाहे भुजा हुआ चूना बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो किस विलयन का उपयोग किया जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग किया जाएगा, ऐसे बोल लो। चाहे भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग किया जाता है, इससे बोल लो, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि दीवारों पर सफेदी करने के बाद 1-2 दिन बाद या कुछ समय बाद उस पर चमक आ जाती है, तो किस पदार्थ के बनने के कारण वो चमक आती है? तो देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब इसकी हम पुताई करते हैं तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जल का निर्माण होता है। जल तो बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में, तो बच जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारी दीवारों पर चमक आ जाती है, ठीक है ना। और इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ना, दीवारों पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाएगा? भुजा हुआ चूना के विलयन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से खाली जगह का निर्माण होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो किसका निर्माण होगा? तो देखिए इसकी प्रक्रिया को मैं आपके लिए समझा देता हूँ। यस, श्वसन के अंदर होता है, ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो हम उनको उस भोजन को दांतों से चबाते हैं, ठीक है ना। चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से। तो ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उस ऊर्जा की वजह से हम अपने दैनिक कार्य संपन्न करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पूछ लिया जाए तो मैंने आपको अभी अभी बोला है, तो ये आपको लिख देना, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यानी मैंने आपको अंदर से सब कुछ बता दिया। अब आपके 10 प्रकार की अभिक्रिया रहती हैं, उनका फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट हम रिवीजन करते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसको रासायनिक अभिक्रिया के तहत समझिए। तो जैसे अभी हमने एक अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक अभिक्रिया लिखी थी कि हम बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के आते हैं, और इसमें जब जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अब इसी के अनुसार आप संयोजन अभिक्रिया समझ सकते हैं
कि जब यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया में कई प्रकार का रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं, एक दो, जैसे ये हो गया बिना भुजा हुआ चूना प्लस जल इक्वल टू भुजा हुआ चूना, ठीक है ना। या फिर आप कार्बन का दहन यानी C प्लस O2, जब कार्बन का दहन करेंगे तो C वहां पर क्या होगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है तो H2 और O2 परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। ऐसे आप रासायनिक अभिक्रिया दे देना, इसको संतुलित कर लेना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप संतुलित कर देना, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है आपकी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि योगात्मक अभिक्रिया कैसे कहते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संयोजन अभिक्रिया को ही हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन का दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे संयोजन को हम योगात्मक बोलते हैं, ऐसे ही हम वियोजन को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है आपको ऊष्मीय वियोजन, एक होती है आपके वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और तीसरी होती है आपकी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो पहले आप ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया देख लीजिए, फटाफट ऊष्मीय वियोजन देख लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन, तो देखिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में हमने अभी सभी रासायनिक समीकरण पढ़ लिए। अगर हम FeSO4, ठीक है ना, फेरस सल्फेट को हमें गर्म करें, इसमें ऊष्मा प्रदान करें तो यह तीन उत्पादों में टूट जाता है। कौन कौन से में, Fe2O3 में टूट जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसके जरिए आप परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। और भी आप दे सकते हैं, जैसे आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो यह किस किस में टूट जाएगा, यह कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया है। और भी पढ़ी थी हमने लेड नाइट्रेट वाली, PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको गर्म किया जाएगा लेड नाइट्रेट को तो क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसको संतुलित करना मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, यहाँ पर भी 2 का होगा, यहाँ पर 4 का हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। संतुलित है रासायनिक समीकरण। तो ऊष्मीय वियोजन में आपको ये तीन रासायनिक अभिक्रिया दे देनी है अगर, ठीक है ना। वैसे तो इतनी लिखवाएगा नहीं, एक दो ही पूछेगा, तो आप एक या दो लिख सकते हैं। परिभाषा आपके सामने है, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में, ये ऊष्मीय वियोजन हो गई। अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कौन सी है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गई। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश में यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ये अपन ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, तो जब इसमें इसको प्रकाश में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में हम इसे को रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो यह Ag में या सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको संतुलित करेंगे तो Cl के 2 परमाणु, इधर Cl के 2 कर देंगे, Ag के 2, तो इधर भी 2 कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हमें AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को भी हमें प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड को रखा जाएगा तो ये भी Ag और Br2 में टूट जाएगा। किसमें, Ag और Br2 में संतुलित करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो जो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया हो गई आपकी कंप्लीट। अब हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भैया, अभी अभी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया के द्वारा समझिए, अगर हम Fe की यानी आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करा दें तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यानी यानी ये जो यौगिक था, इस यौगिक से कॉपर को हटा दिया किसने, आयरन ने। आयरन स्वयं जाकर के चिपक गया उसके साथ, कॉपर को दूर हटा दिया, तो क्या बना, FeSO4 बना और Cu बना। तो यहां से हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप इस रासायनिक समीकरण को दे सकते हैं या फिर और भी दे सकते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 बनेगा प्लस Cl2, वो Cu अलग हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर विस्थापन अभिक्रिया में और भी आप रासायनिक समीकरण दे सकते हैं, जैसे पीवी की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करा दी जाए तो क्या बनेगा, पीबी क्लोरीन को हटा, वो कॉपर को हटा देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। ठीक है ना। इसके बाद आपकी अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप रासायनिक समीकरण के द्वारा समझिए, जैसे हम ले लेते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट ले लिया और प्लस में बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। जब ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो देखिए यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा, जैसे SO4 Ba के साथ जुड़ गया, Cl2 क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ गया, तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा प्लस NaCl बनेगा। ठीक है ना। इसको संतुलित करेंगे तो Cl के दो परमाणु इधर दो हो जाएंगे, सोडियम के दो, सल्फेट के, बेरियम में अब संतुलित है। ठीक है ना। तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया परिभाषा बोलेंगे कैसे, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। और भी आप द्विविस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दे सकते हैं, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाए। ठीक है ना। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जा रही है। ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड आपका क्या ही होगा। तो जब ये परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, तो क्या बनेगा भैया, ये आयोडीन तो पीवी के साथ जुड़ जाएगा और ये जो नाइट्रेट है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको संतुलित करेंगे तो नाइट्रेट के दो परमाणु, इधर एक है तो दो का गुणा आगे कर देंगे, पोटेशियम दो उधर हो गए, इधर एक ही है तो आगे दो का गुणा कर देंगे, पोटेशियम दो हो गए, आयोडीन भी दो, आयोडीन दो, लेड यानी सीसा पीवी एक ही इधर है। ठीक है ना। तो संतुलित है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जो BaSO4 है देख रहे हैं, ये आपका श्वेत रंग का एक अवक्षेप है। ठीक है ना। ये जब ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, ये अवक्षेप के रूप में ये तली में बैठ जाता है और NaCl जो नमक है ये घोल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना। बेरियम सल्फेट क्या है, श्वेत रंग का ये क्या है, अवक्षेप है। ठीक है ना।